हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम सभी को। अभी ये 100 इंटरव्यू पॉइंट्स की एक सीरीज चल रही थी जो कि हमने 2 पार्ट्स ऑलरेडी डन कर लिए हैं। आज अगले नेक्स्ट थर्ड पार्ट के लिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, जितने भी आज पॉसिबल उतना कोशिश करेंगे क्लियर करने में। और हम बेसिकली आज इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पिकअप करेंगे। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है उनका उतना वैल्यू नहीं। ओके, लेट्स स्टार्ट। हम इधर थे, we have done last time from plate load test. Okay, plate load test आपका ये डिटरमाइन द SPC एंड सेटलमेंट कैरेक्टर्स, ये भी आपका सॉइल के केस में ही होता है। जब फाउंडेशन आप डिजाइन कर रहे होते हैं तो सॉइल की बियरिंग आपका सॉइल बियरिंग कैपेसिटी, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं, ये यहाँ पे मैंने लिंकअप करके मेंशन किया था। ठीक है, सेम उसी से लिंक करना है। ठीक है, अगला है सीव एनालिसिस। सीव एनालिसिस क्या होता है आपका? डिटरमाइन द पर्टिकुलर साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल एंड एग्रीगेट्स। सीव एनालिसिस आपका सॉइल के लिए भी होता है और एग्रीगेट्स के लिए। देखो, सॉइल भी एक हमारा मटेरियल ही है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, तो उसके लिए भी सीव एनालिसिस होता है। एग्रीगेट्स के इसमें कुछ नहीं डिफरेंस, आपके साइज के सीव्स होते हैं। अगर आपका 20 mm है और लास्ट में एक पेन होता है, तो उस हिसाब से आपके सीव के साइज रहते हैं। डिपेंड करता है आपके मटेरियल साइज पे। उन्हें जस्ट एक वाइब्रेटिंग प्लेट पे रख देते हैं और ये ऐसे हिलते हैं। तो जो भी एग्रीगेट है, जिस पेन में जितना आपका रुकेगा, जिस सीव में जितना रुकेगा और इवन पेन में जितना आएगा, वो नोट कर लेते हैं। फिर IS कोड में क्या एक टेबल दे रखी है कि आपके इस रेस्पेक्ट में कितना कितना मटेरियल किसी में बैलेंस होना चाहिए इन पर्टिकुलर रेंज। उसी से आप डिफाइन करते हो कि आपका जो एग्रीगेट है वेल ग्रेडेड है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप वो सप्लायर को चेंज करेंगे या उससे मटेरियल को रिजेक्ट कर देंगे, व्हाटएवर। ठीक है, फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल। अगला है फ्लेकीनेस एंड इलोंगेशन इंडेक्स। ये भी आपके, मैं आपको बता दूँ, सीव एनालिसिस, फ्लेकीनेस, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, साउंडनेस, ये सारे आपके मटेरियल के टेस्ट हैं एक्चुअली। सीव एनालिसिस आपका एग्रीगेट 10 mm 20 mm कोर्स या फाइन एग्रीगेट से रिलेटेड हो गया। फ्लेकीनेस भी आपका 10 कोर्स एग्रीगेट से रिलेटेड हो गया, 10 mm 20 mm जो भी आप रोड यूज कर रहे हो। और एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, ठीक है, इम्पैक्ट वैल्यू शुड बी लेस देन 30% ऑफ द कंक्रीट वर्क। ठीक है, इम्पैक्ट वैल्यू का भी एक टेस्ट होता है, क्योंकि ये अभी थोड़ी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो उसमें ज़्यादा ब्रीफ का टाइम रहता नहीं है। बाकी इन सब के लिए मुझे लगता है एक पर्टिकुलर अलग अलग, अगर स्मॉल काइंड के टेस्ट हैं तो उनके लिए एक वीडियो में 2-3 टेस्ट आई विल ट्राई टू मेक द क्वालिटी एंड लैब से रिलेटेड जो टेस्ट हैं। ठीक है, फिलहाल आप इनको एक ऑब्जेक्टिव वे में थोड़े से माइंड में रखिए। साउंड एंड टेस्ट, ये भी सीमेंट के लिए होता है। साउंडनेस आपका लीड चैटरिल एपरेटस से होता है, ये कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, इसमें क्या है, आपका सीमेंट को एक लीड चैटरिल एपरेटस में रखते हैं, उसमें कोल्ड वाटर में भी रखते हैं, उसके बाद हीटिंग टेम्परेचर में रखते हैं। तो उसके वॉल्यूम में जो चेंज आता है वो ही हमें जानना होता है साउंड एंड टेस्ट। तो बेसिकली ये वॉल्यूम स्टेबिलिटी को बताता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, अपने माइंड में रखना है ये। अगला है पॉजुलाना मटेरियल। पॉजुलाना मटेरियल जैसे फ्लाई एश, बेसिकली आपने नाम सुना होगा, GGS, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, रेड सिलिका फ्यूम्स। ठीक है, ये सब पॉजुलाना मटेरियल है जो आपके एक राख ऐश बोल देते हैं उनको। ठीक है, एल्कली सिलिका रिएक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट आपको लेस परमेबल होना चाहिए, मतलब हनीकॉम नहीं होना चाहिए। अगर हनीकॉम होगा तो परमेबल होगा, कंक्रीट उसमें फ्लो करेगा, जो कि उसके लिए बेस्ट नहीं है। ठीक है, तो बेटर ड्यूरेबिलिटी, परमेबिलिटी शुड बी लेस। अगला है वाटर एब्जॉर्प्शन। ब्रिक्स की बात कर रहा है तो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसके वेट से आफ्टर 20 आवर सोकिंग। वेदरिंग ऑफ स्टोन्स, resistant to atmospheric action and important in facade material.
ये बेसिकली फसाड मटेरियल के लिए रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, जो कि आपके स्टोन है, जो आपने फसाड बोले तो एलिवेशन में कहीं भी बिल्डिंग में यूज किए हैं, वो वेदर रेजिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं बारिश हुई और अंदर हो गया, या ही बहुत ज़्यादा हीट हुई उससे भी उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। तो वेदरिंग इनकी प्रॉपर्टीज इम्प्रूव या रजिस्टिंग वे में होनी चाहिए। अगला है टाइप ऑफ फ्लोरिंग मटेरियल। ये टाइल्स दे रखा है विट्रीफाइड, देखो कोटा, मार्बल, इपॉक्सी और ग्रेनाइट भी आता है आपका। मार्बल, ये ग्रेनाइट, मार्बल, छोटे स्टोन, विट्रीफाइड पर कस्टमर के कॉस्ट के हिसाब से वो कितना बियर कर सकता है, और बेसिकली कह सकते हैं ऑनर का जितना बजट है उसके लिए आप टाइल लगाना चाह रहे हैं या स्टोन कोई स्पेशल। आजकल तो बहुत सारे, अभी रिसेंटली हम एक विला कर रहे थे, उसमें इटली से 1000 स्क्वायर फीट का ग्रेनाइट आया था। तो बहुत ही वैरायटी है, बहुत ही कॉस्टली है, मतलब कॉस्टली के मतलब एक वाइडली रेंज में कॉस्ट है इसकी, एज पर ऑनर जो भी चूज करना चाहिए। अगला है आपका फायर रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट। ये 500 तक गुड रहता है। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल वैसे क्रॉस नहीं करना चाहिए। थर्मल प्रॉपर्टी जैसे आपका इंसुलेटिंग मटेरियल शुड हैव टू लो कंडक्टिविटी, ठीक है, जो कि टेम्परेचर से रिलेटेड है। जैसे थर्मल इंसुलेशन करते हैं, सपोज कोई डक्टिंग है, ये आपका डक्ट है, ठीक है, आप जिस पे इंसुलेशन करते हैं, एसी डक्ट है जिससे आप इसकी कूलिंग बाहर नहीं जाए, ठीक है। कोई हीटिंग है तो बहुत ज़्यादा तो उसकी हीट बाहर नहीं लॉस हो, हीट लॉस ना हो या कोल्ड लॉस, तो इस पर इंसुलेशन करते हैं। तो ये सब थर्मल कंडक्टिविटी से रिलेटेड इस फॉर्म में आते हैं। अगला है फॉर्म वर्क मटेरियल। शटरिंग की बात कर रहा है, बेसिकली हम स्टील का भी ले लेते हैं। फिर आपने मेट्रोज के प्लट देखेंगे स्टील में होंगे, टिम्बर आप कुछ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हाउस होल्ड कोई कोठी छोटी मोटी उस तरीके बना रहे हैं, ऑर्डिनरी वर्क है तो टिम्बर ले लेते हैं। कई बार हम एल्युमिनियम सेक्शंस पे भी चले जाते हैं, वो डिपेंड करता है किस टाइप का प्रोजेक्ट है। चूज एंड बेस्ड ऑन कॉस्ट, देखो मैंने बोला ना कॉस्ट पे सबसे पहले कॉस्ट आया, इसमें कॉस्ट पे डिपेंड करता है और उसकी फिनिश पे, ठीक है। अगला है आपका फ्लाई एश और ब्रिक्स, ठीक है। लाइट वेट होती हैं, इको फ्रेंडली होती हैं क्योंकि राख से बनी होती हैं, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट कह सकते हैं हम, किसी भी थर्मल प्लांट से निकलता है उसे हम यूज ही तो कर रहे हैं, तो इसलिए हम इको फ्रेंडली और कॉस्ट इफेक्टिव, और थर्मल रेजिस्टेंस इसका बहुत अच्छा है वेदर के रेस्पेक्ट में, ठीक है, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। अगला है 3495 ऑफ ब्रिक्स गवर्निंग। ये आई इसको पूछा है क्या किस रेफर में करता है, तो उसकी स्ट्रेंथ, वाटर एब्जॉर्प्शन, इफ्लोरेसेंस ये बताता है। एल्कली कंटेंट आपका 0.6% से कम होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो ये लीड टू ASR इन कॉन्क्रीट, ठीक है। वैसे जनरली पूछा नहीं जाता है क्वेश्चन, फिर भी सल्फेट और उससे रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को एनहेंस कर देगा तो आपका कंक्रीट में प्रॉब्लम्स आएगी और वीकन होगा। तो एल्कली कंटेंट ये सब इसके 0.6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा है तो प्रॉब्लम आएगी। एक्सपेंशन जॉइंट्स, जैसे आपने हाईवेज में देखा होगा, सपोज ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये आपका, ठीक है, ये आपका कोई भी ब्रिज है कुछ है, ठीक है, ये सपोज आपका व्हीकल मूवमेंट के लिए है। अगर आप इसमें एक्सपेंशन जॉइंट दे देते हैं, या इवन कोई बिल्डिंग भी है, ठीक है, दो बिल्डिंग्स हैं इस तरीके से, तो बीच में क्या आप एक्सपेंशन जॉइंट देते हो, कल को कोई सीस्मिक लोड ये थोड़ा बहुत टिल्ट होती है तो एक गैप उस बिल्डिंग से कोलैप या स्लाइड या कोलॉइडल होने से बचाएगी आपको, ठीक है। ऐसे अपने हाईवेज में देखा होगा, बीच में कोई आपका अंडरपास जा रहा है, ठीक है, एक मिनट, ये कोई आपका अंडरपास जा रहा है, तो यहाँ पे भी आपने जनरली एक्सपेंशन जॉइंट देखा होगा। अगर कोई इसमें वेरिएशन आता है तो उसके पास मार्जिन रहे अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। जनरली इन लार्ज स्ट्रक्चर ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेज,
ठीक है। ये जो आपका एक्सपेंशन है टेम्परेचर चेंजेस के कारण ही आता है। जैसे सर्दियां हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा, अगर आपका गर्मियां हैं समर है तो एक्सपेंशन एक्सपेंड होती है टेम्परेचर के कारण। तो यहाँ पे जनरली 10 mm या 12 mm का एक एज पर रिक्वायरमेंट और स्ट्रक्चरल डिजाइन आपको एक एक्सपेंशन जॉइंट देना पड़ता है ड्यू टू सेव आवर स्ट्रक्चर बाय टेम्परेचर चेंजेस, इसलिए हम एक्सपेंशन जॉइंट देते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं डीपीसी डैम प्रूफिंग कोर्स। बिकॉज तो ये है हमारा एक्सपेंशन जॉइंट, मैंने क्लियर कर दिया है आपको। अलाउड मूवमेंट इन लार्ज स्ट्रक्चर ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस, ठीक है। और डीपीसी हो गया आपका डैम प्रूफिंग कोर्स, सभी जानते हैं, टू प्रिवेंट द मॉइस्चराइजिंग। अगला है वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट, ठीक है। ये भी आपका वर्केबिलिटी है। जैसे कंक्रीट के बहुत सारे आपके वर्केबिलिटी, जैसे स्लम्प कॉन टेस्ट हो गया, वर्केबिलिटी शो करता है। और कई बार एससीसी सेल्फ कॉम्पैक्टेड कंक्रीट भी हम यूज करते हैं, उस केस में आपको फ्लोटेबल टेस्ट होता है, वो भी वर्केबिलिटी बताता है। इसी तरीके से ये भी आपका वर्केबिलिटी बताता है वीबी कंसिस्टोमीटर। अगला है रेडी मिक्स कंक्रीट आरएमसी। देखो रेडी मिक्स कंक्रीट जो आपके बैचिंग प्लांट से, जब आपका प्रोजेक्ट बड़ा होता है तो आपको कंक्रीट परचेज करनी पड़ती है किसी प्लांट से जहाँ पे एक बल्क में कंक्रीट रेडी की जाती है, बेस्ड ऑन जो भी आप ऑर्डर देते हैं, जितने भी 100, सपोज आपका 100 क्यूबिक मीटर का स्लैब है, वो पॉसिबल तो नहीं है आप साइट पे मैनुअली उसे मिक्स कर लें, ठीक है। तो बल्क कंक्रीट के केस में वी रेफर टू कंक्रीट प्लांट्स, दैट्स कॉल्ड रेडी मिक्स कंक्रीट। आपको बस फोन कॉल करना है और आपको कंक्रीट मिलता रहेगा जितना भी आपका डील है उससे, ठीक है, फॉर लार्ज स्केल कंक्रीट रिक्वायरमेंट। अगला है शॉर्टक्रीट और गुनाइट, इसको गुनाइटिंग बोल देते हैं, कई बार मोस्टली सुनोगे, गुनाइट शॉर्ट में बोल दिया। शॉर्टक्रीट स्प्रेड कंक्रीट टेक्निक यूज्ड फॉर रिपेयर एंड कर्व्ड सरफेसेज। ये जनरली जैसे सपोज आपका कोई टैंक है, ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक है आपका, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा हनी कॉम्स हैं, कंक्रीटिंग सही से नहीं हुई, तो बेस्ट मेथड क्या है, इस पर एक मैश लगाएंगे, इस तरीके की मैश जनरली आप जो देखते हैं, ठीक है। ये इस पर पेस्ट कर दिया, उसके बाद इस पर एक फ्लूइड के रूप में वैक्यूम और प्रेशराइज कंक्रीट होता है, बॉडी माइक्रो लेवल पे, एग्रीगेट साइज कम रहते हैं क्योंकि वो नोजल के थ्रू निकलता है, ठीक है। तो इस पे स्प्रे करके पूरी एक लेयर ऐसे हम इस पर रिक्वायर्ड 50 mm 60 mm, ठीक है, वो कर देंगे, तो इसको एक इम्परवियस एक वो सरफेस दे देगा, आपका पानी का लीकेज बाहर नहीं जाएगा, कल को जब इसको आप यूज करोगे पानी डाल के, ठीक है, बाहर नहीं जाएगा। अब ये बस पानी का यूज नहीं है, बहुत सी जगह जैसे आपने हाईवेज वगैरह पे देखा हुआ, जब आपका कोई इस तरीके से स्लोप बन रहा रहता है कई बार पेवमेंट में, तो यहाँ पे भी कर देते हैं जिससे जो सॉइल है आपकी वो बाहर ना जा सके, रिटेन रहे स्ट्रक्चर में, जिससे इसकी स्टेबिलिटी बनी रहे, जिससे इस पे आपके व्हीकल्स जो चलते हैं, ठीक है। तो ये कंक्रीटिंग का ही एक माध्यम है, ठीक है, स्प्रेड कंक्रीट बोल देते हैं इसको, फॉर रिपेयर एंड कर्व सर्फेसिस, ठीक है। जैसे एक कर्व हो गया हाईवे वगैरह में आप ट्रेवल करते हैं, जैसे आपके रोड हो गया, साइड में आपने देखा होगा जो ओवर ब्रिजेज या अंडर पासेज होते हैं, उसके साइड में आप कंक्रीटिंग देखते हैं, तो वहाँ पे भी कर देते हैं, ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट और क्लाइंट रिक्वायरमेंट, ठीक है। अगला है आपका पोस्ट टेंशनिंग वर्सेस प्री टेंशनिंग। देखो इसमें क्या दिया है इसका आंसर, यूज इन प्री स्ट्रेट कंक्रीट एंड बिफोर कास्टिंग, पोस्ट आफ्टर कास्टिंग। देखो इसको प्री टेंशनिंग बोले तो आप कुछ स्ट्रक्चर ऐसे देखेंगे जिनमें पहले ही टेंशन दे दिया जाता है। टेंशन बोले तो उसमें आपके नॉर्मल स्टील भी प्रोवाइड तो करते ही हैं या इस पर रिक्वायरमेंट है, बाकी उनमें टेंडम वायर डाले जाते हैं। टेंडम वायर बोले तो रुको मैं एक बार आपको क्लियर करता हूँ, ये थोड़ा सा स्पेस रेडी कर लेते हैं यहाँ से। देखो मैं आपको एग्जांपल के साथ क्लियर करता हूँ।
आपने ब्रिजेज देखे होंगे, हाईवे पे देखे होंगे, सब स्ट्रक्चर बने हैं जो आपके अंडरपास और वो सब बाईपास करने पड़ते हैं जब आपको, ठीक है। तो उस केस में आपने बहुत ही लॉन्ग बीम देखे होंगे, 15-15 मीटर के, ठीक है। जब आपकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो और बीच में आपको स्ट्रक्चर के कोई कॉलम नहीं देना हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उनमें टेंशन वायर डालते हैं। अब टेंशन वायर दो तरीके से डल जाता है, या तो आफ्टर कंक्रीटिंग आप डाल सकते हो, ठीक है, या आप कंक्रीट स्टार्ट होने से पहले ही उन्हें टेंशन दे देते हो। अब आप कहेंगे कि कंक्रीट से पहले कैसे टेंशन देते थे, जैसे आप नॉर्मली स्टील डालते हैं स्लैब में। जैसे सपोज ये आपकी स्लैब है, ठीक है, ये आपकी स्लैब है। अब क्या करेंगे हम, आपने रीइंफोर्स डाल दिया, मैं उसको नहीं ड्रॉ करूंगा। अब मैं बस आपको एक टेंडम वायर दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये आपने एक टेंडम वायर डाल दिया, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे, ठीक है। अभी हम एक कॉम्प्लेक्स बना रहे थे, एक बिल्डिंग, एक स्कूल का इंस्टीट्यूशन प्रोजेक्ट था। उसमें क्या था, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था, उसमें बीच में कॉलम नहीं देने थे, स्विमिंग पूल टाइप और आपके बास्केटबॉल ये सब पूरे की बिल्डिंग में रहते थे। तो उसमें क्या है, बीच में कॉलम्स नहीं देने, क्योंकि वो हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। तो कॉलम को अवॉइड करते हुए, क्योंकि स्पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो उस केस में आप टेंशन, ये प्री टेंशन या पोस्ट टेंशनिंग दे सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको प्री टेंशनिंग दिखा रहा हूँ, ठीक है, प्री टेंशनिंग। तो ये आपने वायर डाल दी, टेंडम वायर बोलते हैं, ठीक है। तो इनको क्या है, एक इसका ये टूल्स एंड इक्विपमेंट मशीन रहता है जो बोथ साइड लग जाता है, और इसको इतना टेंशन दिया जाता है, मतलब इतना खींचा जाता है इसको, जितना ये आपका आफ्टर कंक्रीटिंग इसे स्ट्रेस आएगा, जो लोड आएगा फाइनल, जितने भी किलो न्यूटन का लोड आएगा छत का, जब आप पूरी कास्ट हो जाएगा, तो वो टेंशन इसे पहले ही दे दिया जाता है, ठीक है। तो इसे प्री टेंशन वाले। अब पोस्ट में आप कहोगे पोस्ट क्या होता है फिर से। पोस्ट, जैसे कि मैं एक अनदर एग्जांपल देता हूँ, आपने हाईवे में इस तरीके का देखा होगा, ये बीम रखा है, ठीक है। ये थोड़ा सा इमेज डिस्टर्ब हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, बीम है। और यहाँ पे आपने ये एक मिनट, यहाँ पे आपने कुछ होल्स देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो जब रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा तब देखना, बहुत सारे होल्स रहते हैं इस तरीके से, पॉकेट बना के छोड़ दी जाती है। ये पॉकेट पूरा कनेक्टेड रहता है इधर से इधर तक, पाइप डाल दिए जाते हैं बेसिकली, ठीक है। ये थोड़ा नीचे आ गया, गलत आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, बाद में आप ये आपके जो टेंडम वायर है ये डाल दिए जाते हैं। ये जनरली सीलिंग जैसे वायर होते हैं, सरिये नहीं होते, सरिये नहीं कह सकते, थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है, फ्लेक्सिबल रहते हैं ये, बंडल फॉर्म में आते हैं। तो इन्हें अब आपने डाल दिया, अब इन्हें फिर से आप क्या करोगे, बोथ साइड टाइटनिंग, इसका जो मशीन है वो लगाओगे, और शायद उन्हें खींच स्ट्रेंथन करके, पुल करके, और इसमें माइक्रो कंक्रीटिंग हाई स्ट्रेंथ वाली ये फिल कर देते हो, ठीक है। मैं वो भी दिखा दे रहा हूँ, ये आपकी कंक्रीट फिल हो गई, ठीक है। और तो ये भी उतना ही स्ट्रेंथ देता है। तो आपकी प्री एंड पोस्ट आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं कुछ वीडियोज के साथ भी आपको शो कर दूंगा। अगला है आपका क्वेश्चन, वेट मिनट, चलो जल्दी जल्दी थोड़ा खींचते हैं, टाइम कंज्यूमिंग वीडियो हो जाएगा। टाइप ऑफ क्यूरिंग मेथड्स, क्यूरिंग मेथड के बहुत टाइप्स हैं, पॉन्डिंग हो गया, स्प्रिंकलिंग हो गया, मेम्ब्रेन हो गया, स्टीम क्यूरिंग हो गया। देखो पॉन्डिंग कहाँ करते हैं, सपोज आपने स्लैब छत लिंटल कास्ट कर दिया आपने, ठीक है, गांव में लेंटर बोलते हैं, लिंटल, लिंटल आपका वो होता है जो डोर विंडो के ऊपर, ठीक है, लेंटर आपने कास्ट कर दिया या आपने स्लैब डाल दी, सपोज ये स्लैब डाल दी, तो साइड में क्या है, आप ये आपकी स्लैब है, यहाँ पे क्या करेंगे, करीब 3 इंची या 2 इंची की ऐसे
सीमेंट और सैंड से एक बैरियर की तरह बना देंगे डोली। जैसे खेतों में देखते हैं ना आप, वो मैंड सी बनाते रहते हैं, वो तो बड़ी होती है, बहुत छोटी होती है, क्यारियाँ बना देंगे, ठीक है, छोटी छोटी। तो इसमें पानी फिल कर देंगे, वो उससे क्या है, इसमें पानी खड़ा रहेगा, मतलब जल्दी जल्दी आपको पानी नहीं डालना होगा। ये इसको बोलते हैं पॉन्डिंग, ठीक है, छोटे छोटे पॉन्ड सब बना देते हैं। पानी भर दो और अपना वो कंक्रीट मॉइस्चर रहेगा, जितना भी आप 7 डेज मिनिमम रख सकते हैं, वो उसके हीट ऑफ हाइड्रेशन की प्रोसेस को मेंटेन रखेगा। अगला है आपका ब्रिक बॉन्ड टाइप्स। स्ट्रेचर बॉन्ड होता है, हेडर बॉन्ड होता है, इंग्लिश फ्लेमिश, ठीक है। देखो ये कोई ब्रिक है आपकी, ऐसे होते हैं। डायमेंशन मैंने आपको ऊपर बताया था 230 बाई 115, और हाइट इसका 75 है। यहाँ पे उसमें फ्रॉग रहता है, कंपनी का नाम लिखा रहता है, जो भी राम श्याम। हम्म? तो क्या है स्ट्रेचर, स्ट्रेचर ये लॉन्ग साइड को स्ट्रेचर बोलते हैं। और उसके बाद है हेडर, ये इस वाले फेस को 115 वाले को आप हेडर बोलते हैं, ठीक है। ये हेडर साइड हो गया ये, और ये वाला स्ट्रेचर लॉन्ग साइड, ठीक है। इस तरीके से बॉन्ड्स होता है, उसमें प्लेसिंग ऑफ ब्रिक्स दिखाई होती है कि किस तरीके से आप स्ट्रेचर वाइज जो कोई ब्रिक वॉल रेडी करेंगे, कि कैसे रखना है आपको, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। अगला है जियो टेक्सटाइल। देखो जियो टेक्सटाइल जो है आपका, जब आप हाईवे कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो उसमें क्या डिफरेंट डिफरेंट, ये आपका देखो डिफरेंट डिफरेंट लेयर में आपको सब ग्रेड रेडी रेडी करना पड़ता है। सपोज यहाँ पे आपने सॉइल डाल दिया, आपका पेमेंट ज़्यादा है तो यहाँ पे सॉइल डाल दिया। कई बार ऐसा होता है आप सॉइल परचेज कर रहे हो, जहाँ से ला रहे हो वो अलग टाइप की है, दूसरी बार आपने परचेज की फिर दूसरी जगह से अलग मिल रही है, अवेलेबिलिटी के ऊपर है। फिर आपने बोल्डर्स, इस तरीके से लेयर्स आप डालते हैं। तो इनमें क्या है, यहाँ पे बीच बीच में ये लोग क्या करेंगे, ये जो मैं कहूँ, ये जियो टेक्सटाइल डालेंगे, एक कपड़े की तरह एक सीट आती है रोल में, रोल फॉर्म में, ठीक है, वो डाल देते हैं। अब आप कहोगे कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या। बेनिफिट्स इसके ये है, एक तो ये सॉइल इरोजन को रोकता है, मतलब जब आप हाईवे डालेंगे तो जब इस पे व्हील लोड जब आएगा, जब आपकी गाड़ी रन करेगी इस पे, तो ये मिट्टी को इधर भागने से रोकेगा। मतलब तो क्या हो गया, मिट्टी को, आपकी सॉइल को या आपके पेवमेंट को स्टेबिलिटी देता है, ठीक है। और उसको मतलब सॉइल इरोजन कह सकते हैं, सॉइल इरोज होने से बताता है, रिटेन रखता है मिट्टी को। और वाटर एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प कर, वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं बोलेंगे, जब आप साइड में क्या रोड के आप हाईवे के ड्रेन्स भी बनाते हो, ठीक है, तो पानी जो आपका वाटर है वो उससे फ्लो के इधर ही आएगा ड्रेन में, वो अंदर पेनिट्रेट नहीं होगा, जिससे उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होंगी, कोई सॉइलिंग या ऐसा दलदल टाइप कुछ बनेगा नहीं, ठीक है। इसलिए ये आजकल कंस्ट्रक्शन, हाईवे कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है, ठीक है। अगला है आपका स्टील कोरोजन। स्टील कोरोजन आप समझते हैं, सरिये पे अपने पे कोई रस्ट ना आए, और उसके लिए हम कवर्स भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इस कोरोजन की बात कर रहा है, कोरोजन क्यों आता है, मॉइस्चर से और क्लोराइड से, ठीक है। कुछ जगह आपको ग्रीन स्टील दिखेगा, ग्रीन, वो होती है एपॉक्सी कोटेड होते हैं वो बार, जहाँ पे आपका समुद्र सी वाटर नज़दीक है, सल्फेट वाटर अटैक बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप कोटेड स्टील यूज करेंगे, जिससे वो लॉन्ग लाइफ चले, ठीक है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। सरफेस प्रिपरेशन फॉर पेंटिंग। पेंटिंग के लिए आपको सबसे पहले तो आप सपोज कोई वॉल पे पेंट कर रहे हो, तो सबसे पहले तो आप प्लास्टर को थोड़ा क्लीन कर लेंगे, कोई डस्ट वस्ट ना हो। फिर उसके बाद क्योरिंग व्योरिंग कर लेंगे, जिससे वो पेंट को इतना, और पेंट के जो मटेरियल है उसको इतना एब्जॉर्ब ना करे। उसके बाद प्राइमर कर सकते हैं आप। उसके बाद एंश्योर पेंट लॉन्ग वे, उसके बाद पेंट की सीधी कोटिंग आ जाएगी, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं वीडियो में, अभी क्या है, मैं बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। जैसे कि आपके क्वालिटी के लिए अलग प्लेलिस्ट होगी, बीवीएस कैलकुलेशन और मटेरियल कैलकुलेशन, बीवीएस स्टील से बार बेंडिंग शेड्यूल, वो अलग चीज़ें होंगी। तो इस तरीके से हर सेगमेंट की आपको एक प्रॉपर सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगी, जिससे आपको वन सोर्स पे सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग रहा है उनमें। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, थैंक यू। अगला है आपका कंक्रीट मीटर टेस्ट, सॉरी कवर मीटर टेस्ट। ये टेस्ट होता है बेसिकली, जो आपका रीबार है, रीबार स्टील को ही बोलते हैं, जो भी आप सपोज एक कॉलम है, प्लान दिखा रहा हूँ टॉप से, ये आपके स्टील डला हुआ है,
ठीक है, 6 बार है स्टील के। इनको जनरली रीबार भी बोल देते हैं, ठीक है, तो इससे घबराना नहीं है। रीबार एक और टेक्निकल टर्म भी होती है, रीबारिंग। जब आप कोई स्टील डालना भूल जाते हैं तो एक ड्रिल होल करके केमिकल आता है मार्केट में, हेल्टी या फिशर का, तो उस प्रोसेस को भी रीबारिंग कहते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगला है पुल आउट टेस्ट, ठीक है। जब आप रीबारिंग, मैंने बताया, जब कोई सपोज आपका बीम है, ठीक है, अब आपको कोई स्ट्रक्चर आगे एक्सटेंशन करना है, तो आप इसमें क्या है, यहाँ पे होल करेंगे, ये आप होल ड्रिल करेंगे, उसमें एक बार डालेंगे, डबल बार बोलते हैं जिसको, फर्दर एक्सटेंशन के लिए, ठीक है। तो इसमें ड्रिल कर दिया, उसके बाद इसमें एक केमिकल डालेंगे, वेट अ मिनट, ठीक है। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, हिल्टी का है अपने आप में, फिशर का है। तो आपने उसके बाद इसमें क्या है, इस होल में स्टील, आपका स्टील प्लेस कर दिया, सरिया डाल दिया, ये आपका सपोज 12 mm का आपने स्टील रॉड डाल दिया, इसमें केमिकल आपने भर ही दिया है इसमें, केमिकल क्या है, इस होल में आ जाएगा अंदर, ठीक है। उसके बाद होता है पुल आउट टेस्ट। अब ये जब सेट हो जाता है तो हम पुल आउट टेस्ट करते हैं कि ऐसा तो नहीं है ये में कहीं केमिकल कम लगा हो या एक्सपायर केमिकल हो, वो ये जब मैं इसको खींचूंगा बाहर की तरफ ये इजीली निकल जाए, तो उस मैकेनिज्म के लिए एक टूल आता है जिसके माध्यम से पुल आउट टेस्ट किया जाता है कि प्रॉपर जो हमें एम्बेडेड हमने स्टील किया है वो प्रॉपर बॉन्ड स्ट्रेंथ हुई कंक्रीट के साथ, नहीं हुई, ठीक है। अगला है आपका अल्ट्राटेक सीमेंट वर्सेस लोकल सीमेंट। देखो सीमेंट मार्केट में बहुत सारे सोर्सेज हैं, अल्ट्राटेक है, लोकल भी दुनिया भर के आ रहे हैं, एसीसी है। तो जनरली क्या है, ये बड़े ब्रांड्स होते हैं, ये क्या है, इनकी खुद फिक्स काउंटर क्वालिटी चेक्स, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, और कहीं किसी साइड पे कुछ प्रॉब्लम आई है सीमेंट की जगह से, तो मार्केटिंग टीम भी रखते हैं, ठीक है, क्वालिटी टीम भी रखते हैं, इमीडिएट दे गो देयर एंड चेक द वट एवर क्वालिटी डिफेक्ट्स, ठीक है। तो इसलिए जितनी बड़ी अल्ट्राटेक मार्केट में अच्छा वो बनाया हुआ है, तो ये अपने लैब्स वगैरह, इंजीनियर्स, क्वालिटी चेक्स, ये सब चीज़ें टाइम टू टाइम करते रहते हैं। और लोकल में ये सब चीज़ें लोग अवॉइड करते हैं या उतना ध्यान नहीं देते, तो मैं तो कहूँगा कि आपको ब्रांडेड पे ही जाना चाहिए, जैसा कि इसका ऐड भी आता है, घर रोज रोज नहीं बनते, समथिंग लाइक दैट। चलिए अगला है क्यूब मोल्ड। ये आप क्यूब मोल्ड्स देखो, क्यूब्स मोल्ड साइज तो ऐसा नहीं है 150 बाई 150 होता है, ये कंक्रीट के केस में होता है खाली, ठीक है। जब आप सीमेंट का भी क्यूब टेस्ट करेंगे तो उस केस में ये इनका साइज छोटा रहता है, शायद 75 बाई 75 होता है, वो एक बार आप चेक कर लेना, मेरे हिसाब से 75 है या 80 है, मुझे जहाँ तक याद है 75, ठीक है। लेकिन कंक्रीट का 150 ये स्टैंडर्ड है, इजीली आपको याद रहेगा। ब्लीड वाटर इन कंक्रीट, वही फिर से आ गया ये क्वेश्चन। ब्लीड का केस क्या है, जब आपका पानी, जो वाटर आपने डाला है वो कंक्रीट से बाहर आ जाता है, तो उस दैट्स कॉल्ड प्रोसेस इज ब्लीडिंग, जो कि सरफेस को वीक, जिस भी आप में स्ट्रक्चर में पोरिंग करेंगे उसकी सरफेस को वीक बना देगा, जल्दी क्रैक्स भी जब डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि वो जब स्ट्रेंथ ही नहीं ले पाएगा, हनीकॉम्ब के चांसेस, ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। ब्लीडिंग जो है सेग्रीगेशन का ही भाई है। अगला है मिनिमम कंक्रीट कवर। देखो ये डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पे, आपका फुटिंग है तो 50 mm to 75 mm तक भी जा सकते हैं, और स्लैब के केस में 20, और बीम के केस में 25, कॉलम के केस में 40, ठीक है। एज पर ये आपको आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चर साइड में ड्राइंग में मेंशन करके देता है कि हमारे इस स्ट्रक्चर को इतना आपको कंक्रीट कवर देना है। अगला है मिनिमम सीमेंट कंटेंट। देखो मिनिमम सीमेंट का इसने बोला 300 से 360 kg पर क्यूबिक मीटर टिपिकली, टिपिकली का मतलब हो गया मोस्टली, ठीक है। आजकल स्ट्रक्चर जो हाई स्ट्रेंथ के रहते हैं उनमें 400 भी प्लस कर जाता है, ठीक है, डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर, पर मिनिमम कह सकते हो आप, इतना तो इस रेंज में लोगे ही लोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, आज पूरी हम इस सीरीज को कंप्लीट ही कर देंगे। अगला है स्लैब लोड टेस्टिंग।
स्लैब लोड टेस्टिंग बेसिकली उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप जब कंक्रीटिंग कर रहे हैं, आपने क्यूब टेस्ट वगैरह कर लिए हैं, पुल आउट टेस्ट कर लिए हैं, ठीक है, उससे डेंसिटी चेक कर लेंगे। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं इसमें बोला नहीं है आफ्टर कंस्ट्रक्शन। ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है मेरे हिसाब से, आएगा भी नहीं, क्योंकि अपने आप में उतना क्लियर नहीं है कौन सा टेस्ट ठीक है। रेन वाटर, रेनफॉल इम्पैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन आफ्टर क्यूरिंग, सेटिंग टाइम, क्वालिटी ऑफ कंक्रीट एंड मशीनरी। ये क्वेश्चन भी अपने आप में इनकम्प्लीट है। इधर कह रहा रेनफॉल इम्पैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन, ठीक है, आफ्टर क्यूरिंग सेटिंग क्वालिटी, अब ये लिंक कभी नहीं हो रहा है, ठीक है, अवॉइड करो आप इसको। भाई रेनफॉल के कंक्रीट पे, जब मैं कह रहा हूँ अगर सपोज आपका कंक्रीटिंग हो रही है, ठीक है, चल रहा है सपोज आपका साइड पे कंक्रीटिंग, उस समय रेनफॉल हो जाए तो उसका इम्पैक्ट रहता है, वो आपकी वाटर सीमेंट रेशियो को डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है, बेसिकली वो ही कहना चाह रहा होगा। तो उस समय आप जैसे आप क्रिकेट मैच आईपीएल वगैरह देख रहे होंगे, उसमें पूरा कवर कर देते हैं ग्राउंड को, जिससे पानी ग्राउंड पे ना गिरे, उस पर हमारी जो प्रैक्टिस हैं वो अफेक्ट ना हो। तो सेम कंक्रीट का केस है, जब ड्यूरिंग कंक्रीटिंग हो रहा है तो आपको रेनफॉल से बचाना है, नहीं तो वो हार्मफुल और वीकन द कंक्रीट। अगला है थर्मल, जहाँ थर्मल वर्ड आ जाए सीधा आप टेम्परेचर से रिलेट करना। थर्मल क्रैकिंग इन कंक्रीट occurs due to differential in temperature controlled via design and curing, ठीक है। थर्मल क्रैकिंग को आप कैसे बचाओगे, आफ्टर कंक्रीटिंग आप उसको प्रॉपर क्या नाम है क्योरिंग दोगे उसको, ठीक है, जिससे उसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन की जो प्रोसेस का जो एल्गोरिदम है वो डिस्टर्ब ना हो, सिंपली। अगला है फाउंडेशन टाइप्स। फाउंडेशन देखो डिपेंड करता है कि आपके स्ट्रक्चर ऊपर लोड कितना है, किस टाइप का स्ट्रक्चर है, हाई राइज बिल्डिंग है 20 माले की है, 20 और आपके 12-10 जितना भी है, और कोई कोठी है या आपका इंडिविजुअल घर है या फार्म हाउस है, ठीक है, वो डिपेंड करता है उस पर। अगर छोटा घर है तो सीधी सी बात है ज़्यादा डीप फाउंडेशन नहीं आती, लेकिन हाई राइज कंस्ट्रक्शन है, ये 1 to 20 मंजिल तक जा रहा है ऊपर, ठीक है, 1 to 20 तक गया, तो कई बार आप, और डिपेंड करता है सॉइल की प्रॉपर्टीज पे, सॉइल आपकी बहुत ज़्यादा वीकन है तो पाइल फाउंडेशन भी देते हैं, ठीक है, पाइल फाउंडेशन डीप फाउंडेशन में आता है। सेलो मतलब कम हाइट रहेगी ग्राउंड, ये सपोज आपका ग्राउंड लेवल है जीएल, ये आपका फुटिंग है, ठीक है, तो ये सेलो फाउंडेशन है, फाउंडेशन से ज़्यादा नीचे नहीं गया, 1.5 मीटर 2 मीटर गया। और डीप में आपका बहुत, जब आपका स्ट्रक्चर का डेड वेट बहुत ज़्यादा है तो उस केस में, और सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, तो आपको डीप फाउंडेशन करना पड़ता है, ठीक है। डीप पाइल हो गया, वेल हो गया, वेल जैसे आपने पानी में फ्लड्स वगैरह देखे होंगे, वहाँ पहले वेल टाइप एक बनाया जाता है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर। डीप पाइल मैंने आपको बता ही दिया। सेलो में आइसोलेटेड, ये आइसोलेटेड का एग्जांपल है ये वाली फुटिंग, ठीक है। बोला है कंबाइंड राफ्ट। देखो राफ्ट क्या होता है, सपोज आपका, एक मिनट, आपके सपोज इस बिल्डिंग है आपका, ये जो मैंने आपको 20 माले का बताया, इसमें पूरा एक आप राफ्ट दे दोगे, ठीक है। राफ्ट बोले तो ये इसमें आइसोलेटेड इस तरीके की फुटिंग्स नहीं है, पूरे स्ट्रक्चर के लिए एक सिंगल आपने फुटिंग दे दी जिसको राफ्ट फाउंडेशन बोला जाता है, ठीक है। जब आपकी बियर सॉइल की बियरिंग जो कैपेसिटी है वो अच्छी नहीं है, नीचे का वाटर टेबल हाई है, तो आप, और लोड बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे मोस्टली आपको राफ्ट फाउंडेशन ही प्रीफर किया जाता है। अगला है आपका आइसोलेटेड, मतलब सिंगल उसको बोलते हैं, सिंगल उसको। और कंबाइंड में क्या है, सपोज ये मेरा कॉलम्स है ये वाले, और मैंने इन दोनों की फुटिंग एक कर दी, ठीक है, ये कॉलम्स, हमको क्लियर हो रहा होगा, ये वाली फुटिंग इनका एक है, इसको हम कंबाइंड फुटिंग बोल देते हैं, ठीक है। अगला, एक मिनट, यस, अगला है आपका कंस्ट्रक्शन वेस्ट मैनेजमेंट। देखो
मैनेजमेंट अपने आप में क्लियर है, मैनेज किसी भी चीज़ों को मैनेज करना, चाहे वो सेफ्टी हो, क्वालिटी हो, ठीक है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वेस्ट मैनेजमेंट, सेग्रीगेशन, रिसाइकलिंग, प्रॉपर डिस्पोजल। आपका सपोज स्टील यूज किया है या आपके साइड पे कुछ एग्रीगेट पड़ा है, और जैसे प्लांट ले लेते हैं फॉर हम, बैचिंग प्लांट जहाँ से कंक्रीट मिक्स होता है, वहाँ पे क्या बहुत सारा मटेरियल रहता है, एग्रीगेट रहते हैं, 10 mm गेट, 20 mm की रोडी रहती है, डस्ट भी रहता है। तो वहाँ पे क्या है, वो बिन्स के पास रहते हैं, कई बार मिक्स हो जाते हैं, तो उन्हें सेग्रीगेट अलग अलग करोगे आप, नहीं तो वो वेस्टेज हो जाएगा, वो पड़ा रहेगा, यूज का ही नहीं रहेगा। कि आपको सपोज चाहिए 10 mm आ रहा है उसके साथ सैंड भी, तो सेग्रीगेशन, ठीक है। रिसाइकलिंग, कोई वेस्ट है उसको क्या नाम है, जैसे आप घर में करते हैं, अ, कुछ रिसाइकिल होके निकला, सपोज आपने वुडन का कुछ मंगाया, कार्टन्स मंगाए, तो जैसे अमेजन से फॉर छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं अपने घरों से, आपने अमेजन से कुछ मंगाया तो बाद में क्या करते हो आप, आपने प्रोडक्ट तो निकाल लिया, जो उसका कार्टन बहाल हुआ उसे आपने रीयूज कर लिया, ठीक है। जैसे आप बॉटल्स हैं, पेप्सी वगैरह दुनिया भर की बोटल्स हैं, वो आपने पेप्सी कंज्यूम जो भी यूजर ने करी, उसके बाद बोतलों को क्या फिर से इकट्ठा किया जाता है और प्लांट भेज दिया जाता है, फिर से मेल्ट होकर फिर से बोतल बन के आ जाती है, या कुछ अदर प्रोडक्ट में यूज कर लेते हैं। स्टील है, जैसे आपका स्क्रैप बचा, स्क्रैप चला जाता है वापस फैक्ट्रियों जहाँ पे भी वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसकी, फिर से उसका उसे मेल्ट करके पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फिर से स्टील बना देते हैं, ठीक है। ये रिसाइकलिंग प्रोसेस है। प्रॉपर डिस्पोजल, ग्रीन कंस्ट्रक्शन। ग्रीन कंस्ट्रक्शन बोले तो देखो, ग्रीन कंस्ट्रक्शन में दो तीन चीज आ जाती हैं आजकल। ग्रीन बिल्डिंग का नाम भी सुना होगा। ग्रीन बिल्डिंग का मतलब या कंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि सपोज कोई हैंडीकैप्ड है, वो भी बिल्डिंग में एक्सेस कर पाए, उसके लिए प्रॉपर रैंप हो, हर माले पे पहुंच सके, ठीक है। अंदर वॉशरूम है तो उस हैंडीकैप के लिए अलग से एक फैसिलिटी होगी, हाँ हैंडीकैप के लिए, मतलब हर यूजर उसको यूज कर सके, और प्रॉपर प्लांटेशन और लैंडस्केप उसका ग्रीनरी अच्छा हो। अगला है श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, सॉरी श्रिंकेज रीइंफोर्समेंट, यूज एंड स्लैब पेमेंट फॉर कंट्रोल क्रैक्स। श्रिंकेज रीइंफोर्समेंट बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि रीइंफोर्समेंट को हम क्यों यूज करते हैं, इसलिए स्लैब और पेमेंट में, जिसमें टू कंट्रोल द क्रैक्स, क्योंकि अगर आप कंक्रीट यूज करोगे, स्टील नहीं डालोगे, तो कंक्रीट ब्रिटल फॉर्म में रहता है, वो 2 मिनट में आपका नीचे आ जाएगा जब लोड अप्लाई होगा। तो उसको टेंशन या प्रोवाइड करने के लिए, या डक्टिलिटी, और डक्टिलिटी सही वर्ड रहेगा, डक्टिलिटी तो रहता ही है स्टील में, ठीक है। तो उसे क्रैक और ब्रिटल होने से बचाता है, ये स्टील का काम है रीइंफोर्समेंट का। अगला है प्लास्टिक श्रिंकेज, अकर्स बिफोर कंक्रीट सेट्स ड्यू टू रैपिड एवेपोरेशन। ये कंक्रीट के क्रैक्स को रेफर कर रहा है, प्लास्टिक श्रिंकेज। सपोज आपने जो आपका हीट हाइड्रेशन है, मतलब जो उसका रेट है, वो बहुत जल्दी एवेपोरेट हो गया आपके उससे, तो स्ट्रक्चर क्या है, ब्रिटल फॉर्म में आ जाएगा और श्रिंकेज क्रैक्स भी देगा, तो उन्हें प्लास्टिक श्रिंकेज बोल देते हैं, ठीक है। इसलिए देखो, घूम फिर के सारी चीज़ें वही है, क्योरिंग ढंग से करना चाहिए, कवर प्रॉपर देना चाहिए। अगला है CBR, ठीक है। ये भी सॉइल का बियरिंग, जैसे सॉइल के हमने बहुत सारे प्रोक्टर और आपका सैंड रिप्लेसमेंट, ऐसे एक CBR टेस्ट भी होता है, हाईवे में मोस्टली यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी इसका बियरिंग, बियरिंग बोले तो उसकी स्टेबिलिटी, सेटलमेंट को रेफर करता है, उसको चेक करने के लिए होता है, ठीक है। जॉइंट फिलर एंड सीलेंट, ये तो जॉइंट फिलर आप जानते, कोई भी गैप है उसमें जॉइंट फिलर या सीलेंट आपको पैक कर देंगे। जब सपोज आपने घर में कोई विंडो लगाई, साइड्स में फ्रेम के गैप्स है, ब्रिक वॉल, और उसमें वहाँ पे भी जॉइंट सिलर या कोई भी सीलेंट यूज कर सकते हो, ठीक है। टाइटन द थिकनेस एंड मूवमेंट। अगला है कंक्रीट पंपिंग टेक्निक। कंक्रीट को आपने जब बहुत ज़्यादा हाइट हो जाती है या बहुत ज़्यादा कंक्रीटिंग है, तो उस केस में आप कंक्रीट पंप्स यूज करते हैं, कंक्रीट को पुश करने के लिए, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। टू, जैसे बोला इन एसेसिबल जोन्स, अब 20 मंजिल है, ठीक है, 22 मंजिल पे आप काम कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या मैनुअली ले जाना तो पॉसिबल है नहीं कंक्रीट को, तो इसलिए वहाँ पे पंप्स यूज आते हैं, कंक्रीट पंप्स। अगला है QA एंड QC डॉक्यूमेंटेशन। ये बेसिकली ये कह रहा है
QA and QC documentation includes checklist, test reports, material approvals and inspection formats। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट उन्होंने दिखाए हैं। सपोज आप स्लैब या अपना कोई भी पोरिंग का या कास्टिंग का प्रोग्राम बना रहे हैं, साइड पे कॉलम का पोरिंग का बना रहे हैं, तो उससे पहले आपको चेकलिस्ट रेडी करनी पड़ती है। चेकलिस्ट बोले तो कि क्या नाम है, इसमें प्रॉपर रिंग का स्पेस सही डाला है नहीं है, जो वर्टिकल बार्स हैं वो सही है नहीं है, हुक्स प्रॉपर बैंड है कि नहीं, बाइंडिंग प्रॉपर है कि नहीं। ठीक है, ये सब चीज़ें चेकलिस्ट होती है। स्टील चेकलिस्ट हो गया आपका, आपका शटरिंग चेकलिस्ट हो गया, बहुत सारे तरीके की आपकी चेकलिस्ट होती है। टेस्ट रिपोर्ट्स हो गई आपकी। टेस्ट रिपोर्ट जब कंक्रीटिंग के जब आप कंप्रेशन या टेंसल जो भी आपने टेस्ट किया उसकी टेस्ट रिपोर्ट जनरेट होती है, इसके ये रिजल्ट्स हैं। मटेरियल अप्रूवल्स, और आपका एमटीसी आता है, कोई मटेरियल आया, सपोज स्टील आया आपका टाटा का सप्लायर से, वो एमटीसी देगा। मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरर टेस्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, कि इसमें केमिकल कंपोजिशन सपोज कार्बन इतना है स्टील में, ठीक है, अदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब चीज़ें उसमें डिटेल्स रहती है उसकी, और जो जो उन पे उन्होंने टेस्ट किए हैं। ठीक है, केमिकल टेस्टिंग और फिजिकल टेस्टिंग आप साइट पे ही कर लेते हो। मैं स्टील की बात कर रहा हूँ। इंस्पेक्शन फॉर्मेट्स, ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे फॉर्मेट्स रहते हैं। सो थैंक यू।